सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित कहानी रोशनी कहाँ है। वाकई बिस्सो बाबू आज परेशान था। इतने विश्वास का परिणाम यह हुआ। भूखे मरते उस शोभा को खिलाया पिलाया रखा और अब यूं धोखा देकर चला गया। हाथ में दूध का गिलास और ताली लिए जब वह आया तो दुकान के तख्ते तो लगे हुए थे, लेकिन छड़ बाहर नहीं थी। उसका माथा ठनका। वह बाहर छड़ और ताला खुद अपने हाथ से लगाकर गया था। रात को काफी देर तक शोभा की राह देखी और फिर निराश होकर एक रात मजा चखाने के विचार से ताला लगाकर घर आकर सोया था। उसका दिल धक से रह गया। पता नहीं आज क्या दुर्घटना उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उत्सुकता के मारे फटे जाते हृदय को दाबे उसने जल्दी से दुकान के 2 तख्तों को निकालकर बाहर एक और रख दिया। अभी तक मन में कहीं यह आशा थी कि हो सकता है शोभा के हाथ कहीं से ताली पड़ गई हो और वह भीतर जा सोया हो। झांक कर देखा, कोई नहीं था। जब वह भीतर घुसा तो उसकी आंखों में अंधेरा इस तरह नाच रहा था जैसे कुतुब मीनार से उसे किसी ने धकेल दिया हो। रेस्तरां की अलमारी की हर चीज इधर उधर गड़बड़ पड़ी थी और चाय के पुड़े, दिया सलाई के बंडल, सभी कुछ गायब थे। चूहों के डर से जिन अमृतवानों को वह फूटे शीशे वाले शोकेस में बंद कर गया था, उनमें ना तो डबल रोटी थी, ना केक पेस्ट्री, ना बन। गिलास उसने एक और रख दिया। जैसे हाँफते हुए हताश भाव से इधर उधर देखकर वह बड़बड़ा उठा, सफाया कर गया सारी दुकान का। जैसे तैसे बेंच पर बैठकर उसने एक बार सूनी आंखों से अपने उस दुकान नुमा रेस्तरां में लगाई अंगीठी को देखा, काउंटर को देखा, खुली अलमारी के धुएं और गंदगी से काले दोनों पटों को देखा, खाली खानों को देखा। धूल से अटे शोकेस पर 3 खाली अमृतबान गांधी जी के बंदरों की तरह रखे थे और वह कुछ नहीं सोच पाया। सोडा वाटर की गैस के जार से बोतल के मुंह में आ फंसने वाली गोली की तरह एक बड़ा सा गोला न जाने कहां से उठकर उसकी छाती में आ फंसा। हर आदमी उसके विश्वासों को नोच कर फेंकने के लिए ही पैदा हुआ है। कोई नहीं चाहता कि उसकी कोमल भावनाओं को एक क्षण भी सुरक्षित स्थान मिले। आखिर ये सब लोग चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? रास्ते भर वह अन्ना को गालियां देता आया था, कोसता आया था। जरा भी नहीं समझना चाहती। इतनी देर रोक लिया, पता नहीं कितने आदमी लौट गए होंगे। लेकिन इस क्रोध के भीतर एक दृश्य बिजली की कौंध की तरह रह रह कर चमक उठता था और उस दृश्य की हर चमक पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई बड़ी निर्दयता से उसकी छाती में छुरा घोंप देता हो। वह क्रोध के कृत्रिम आवरण के नीचे उसे दबाने की कोशिश करता। एक तो यह दुकान ही ऐसे कोने में है कि नया आदमी देख ही ना पाए, फिर बंधे बंधाए उसके ग्राहक। आखिर वह जरा सी बात क्यों नहीं सोच पाती? क्यों आज वह जिद कर बैठी? जरा भी तो सब्र नहीं होता था। खास खास आदमी इस समय तक सब लौट गए होंगे और इस समय वह ज्वार एक उफान बनकर उसकी छाती में घुटने लगा, घोंटने लगा। वह बैठा रहा। उस उफान और उबाल के बावजूद उसके मन में कहीं कोई चीज थी जो स्थिर और अलिप्त थी। एक सहज विवेक जो कह रहा था, जो हो गया सो हो गया, अब उठो, देर हो रही है, अंगीठी जलाओ, झाड़ू बुहारी करो। यूं हताश बैठने से तो जो हो गया वो तो लौट नहीं आता। जैसे इस ज्ञान को झुटलाने को ही वह और भी जोर से जिद किए बैठा रहा। नहीं, मैं नहीं उठूंगा, यूं ही बैठा रहूंगा, यूं ही रात तक। अब यह मजाक बहुत अधिक नहीं चलेगा। अम्मा बिस्सो बाबू, ये क्या नमाज सी पढ़ रहे हो? उधर अलमारी की तरफ मुंह करके। आज सोते ही रह गए क्या? बहुत प्यार किया क्या भाभी ने? ये तीसरी बार आया है निगम हुजूर की दरगाह में। निगम ने बीड़ी का आखिरी कश खींचा, झटके से उसे वहीं नाली में फेंका और दुकान में घुसते हुए बोला, सब लौट गए एक एक बार। और यार तुम हो बड़े लापरवाह आदमी, दुकान यूं खुली छोड़ गए। अभी आकर मैंने देखा, भाई मेरे जमाने अब वो नहीं रह गए।
एक तो निकल कर अब आए और अभी भी ऊँघ रहे हो। रात भर जागे थे क्या? अब उठो, भले आदमी की तरह अंगीठी वंगीठी जलाओ। एकदम बिस्सो के हृदय में बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपनी सारी शक्ति से इस कमीने की पीठ पर एक दुहत्तर दे मारे, धकेल कर बाहर निकाल दे उसे और खूब उछल उछल कर नाचे। बड़े आए हमारी भलाई देखने वाले, बैठे बिठाए यहाँ 25-30 का नुकसान हो गया, अब ये रुपए कहाँ से आएंगे? अभी थोड़ी देर में चाय वाला गाड़ी लेकर आएगा, दिया सिलाई वाला आएगा। सबसे ऊपर जरा से 2.5 आने के दूध के लिए वह जो व्यवहार अन्ना से कर आया है, वह जैसे अनजाने रूप से हर क्षण उसकी सांस घोंट रहा है। चाहे जो कुछ हो, उसे अमल के लिए दूध पहुंचाना ही है। आज वह काम नहीं करेगा। आदमी तुम निहायत ही सुस्त हो भाई, ऐसे कहीं कोई काम चलता है? आज ऐसी क्या खास बात है? रात को जो नंबर लगा आए थे फीचर में वो आया नहीं, क्यों? निगम ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा। यार मेरे, ऐसी वैसी बातों पर सोचोगे तो हो गया। बिना निगम की इन बातों की प्रतिक्रिया दिखाए भीतर ही भीतर खौलता हुआ बिस्सो बाबू धीरे से उठा। मरी चिड़िया के पंखों से खुले अलमारी के दोनों किवाड़ बंद कर दिए। एक एक तख्ता उठाकर भीतर एक और लगा दिया। कल तक इसमें ऊपर तक दिया सलाइयाँ, मोमबत्तियाँ, सिगरेट के डिब्बे, चाय के पैकेट रखे थे। आज वह खाली थी। शोकेस को सामने वाली दीवार पर अलमारी के ऊपर टांगा। एक के ऊपर एक रखे मूड़े और कुर्सियाँ मेज़ के तीनों तरफ लगा दी। दीवार की तरफ लगी बेंच को साफ कर दिया। निगम चुपचाप बाहर आकर सिगरेट पीने लगा। जब आले में उसे सिगरेट का पैकेट दिख गया तो हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और बाहर छजली पर इस तरह आ गया जैसे दुकान ठीक करने से उड़ने वाले धूल धक्कड़ से परेशान होकर बचने को आ गया हो। लेकिन उस पैकेट में एक ही सिगरेट थी। अत्यंत गहन चिंतन की मुद्रा में दोनों हाथों को पाजामे नुमा पतलून की जेबों में ठूंसे सिर झुकाए वह छजली पर घूमता रहा। रद्दी कागज की सहायता से बिस्सो बाबू ने अंगीठी सुलगा ली थी। उसमें से खूब धुआं निकलने लगा था। अंगीठी सुलगती रही और वह मेज कुर्सी की धूल झाड़ता रहा। फिर वह टीन के टुकड़े से फटाफट अंगीठी धोंकने लगा। जब धूल और धुआं दोनों कम हो गए तो निगम पुनः नमूदार हुआ। अम्मा बिस्सो बाबू, आज तुम्हारा शोभा नहीं दिखाई दे रहा। ना हो तो निगम ही लपक कर ले आए दूध। कहाँ है गिलास? निगम बैठ गया। शोभा साला भाग गया। पानी भर लाने के लिए नीचे झुककर बाल्टी उठाते हुए बिस्सो बाबू ने कहा। भाग गया? कुछ ले तो नहीं गया? निगम ने चौंक कर पूछा। जब भागना ही है तो कोई चीज छोड़े ही क्यों? खिसियानी सी हंसी बिस्सो के स्वर में झनक उठी। निगम साहब, उसने कोई चीज नहीं छोड़ी। अभी तो आकर मैंने देखा है। हैं? निगम जरा उत्तेजित हुआ। और तुम यूं ही बैठे हो चुपचाप? तो क्या सारे बाजार में गाता फिरूं? एकदम बिस्सो के दिमाग में आया, कहीं यही महाशय तो सुबह सफाया नहीं कर ले गए, वरना उन्हें क्या मालूम कि दुकान खुली है। वह बाल्टी लेकर पानी भरने जाते हुए एकदम रुक गया। मुड़कर देखा। पुलिस में रिपोर्ट करो, अपने आप बंधा बंधा फिरेगा। ले गया होगा मुश्किल से 20-25 की चीजें और पुलिस वाले 50 रुपए झटक लेंगे। और वह बिना उत्तर की राह देखे नल से पानी भर लाने के लिए चला गया। नहीं, निगम नहीं कर सकता। जब से 109 में पकड़ा गया है तब से रात में निकलता ही नहीं है। दिन दहाड़े ले जाने की हिम्मत नहीं है। नियमानुसार निगम ने चीनी के डिब्बे से 2 फंकियां लगाईं और मुंह पहुंचते हुए अपनी जगह इस तरह आ बैठा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाल्टी लाकर बिस्सो बाबू ने केतली चढ़ा दी और दूध का नीचे रखा हुआ गिलास उठाकर खुद दूध लेने चल दिया। अरे तुम क्यों जा रहे हो? लाओ इधर लाओ। निगम ने उसी तरह बिना जरा भी उठने की इच्छा दिखाए हुए या हिले डुले सिगरेटें फूंकते हुए कहा। फिर एकदम विषय बदल कर बोला। सुबह भाग गया? अरे बिस्सो बाबू, निगम जो कह दे उसे पत्थर की लकीर समझना। निगम तो पहले ही कह सकता था कि वह रहने वाला आदमी था ही नहीं। लाओ लाओ ना। नहीं निगम साहब, तुम आधा पीकर इसमें पानी भर लाओगे और इसी दूध की वजह से सुबह सुबह ही आज बीबी से लड़ाई हो गई है। बिस्सो के स्वर में कड़वाहट थी। कुछ सोचता सा वह उतर कर चला गया। तुम भी यार,
उस बेचारी से हर समय लड़ते रहते हो। उसकी पीठ को सुनाकर निगम ने कहा और मुंह से धुआं निकालते हुए फिर एक बार चीनी के डिब्बे की ओर देखा। बिस्सो बाबू की बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। तभी काठ की सीढ़ी पर पांव रखा जसवंत ने। हेलो हेलो जसवंत बाबू, निगम साहब तुम्हारी कितनी देर से राह देख रहे हैं, आओ। सामने से आते हुए जसवंत की बगल से सिगरेट का टोटा फूंकते हुए दोनों हाथ फैलाकर निगम ने उसका स्वागत किया। हाँ यार, जरा देर हो गई। तुमने तो कह दिया देर हो गई, और निगम साहब तुम्हारे इंतजार में सूख सूख कर हाथी रह गए। निगम पूर्ववत बैठ गया, फिर जरा धीरे से बोला, कोई केक वेक रखा हो तो देखियो, एक आध निगाह से चूक गया हो उस शोभा से। आज तो कुछ भी नहीं है। इधर उधर झांक कर जसवंत ने हाथ का पंजा नकारात्मक ढंग से हिलाया। सब अमृत बान भी खाली हैं, दुकान कुछ खाली खाली सी लगती है। फिर हाथ की दो फटी फटाई सी किताबें जोर से मेज पर पटक कर धम्म से लोहे के मूड़े पर बैठ गया। आज तो यार बिस्सो बाबू की हजामत शोभा कर गया, ऐसी झाड़ू लगाई है कि कुछ नहीं छोड़ा, निगम बोला। फिर दूध लेकर आते बिस्सो को सुनाकर कहा, कुछ हो यार, यह बिस्सो है सीधा आदमी। जी हाँ, बिस्सो बाबू सीधा तो है ही। 30-30 रुपए की चाय जो उधार कर चुका है ना। साफ सुन लो निगम साहब, और जसवंत बाबू तुम भी, एक बूंद चाय की नहीं दूंगा आज। बिस्सो अपनी टूटी मेज के काउंटर पर आ खड़ा हुआ। पास ही चढ़ी केतली में से पुड़िया निकाल कर चाय डालने लगा। अमा बिस्सो बाबू, आर्टिस्ट लोगों से जब तुम यूं दिल फटने की बातें करते हो ना, तो ईमान से हलफ उठाकर कहता हूँ कि खुदकुशी कर लेने को जी चाहता है। अरे एक प्रोग्राम लगने दो कहीं, निगम तो सब चुका देगा, सब एक साथ। अब तुम्हारा एक साला शहर भी तो ऐसा है कि साले में एक रेडियो स्टेशन भी नहीं है। फिर भी ये याद रखो, निगम किसी का एहसान नहीं रखता। निगम अत्यंत ही बेबाकी से बोला। उसने जसवंत को आंख मारी। नहीं बिस्सो बाबू, तुम दो चाय दो, मैं दूंगा तुम्हारे सारे पैसे, जसवंत ने कहा। नगद? बिस्सो बाबू ने घूरा। जी बिल्कुल नगद, लो पेशगी। और उसने जेब से चवन्नी निकाल कर बड़े अंदाज से उसकी ओर फेंक दी। फिर उस ओर से ऐसे आंख फेर ली जैसे बैरे को टिप दे दी हो। अच्छा, इतनी देर बाद बिस्सो मुस्कुराया। आज तो गहरे में हो, कहाँ हाथ मारा? किसी की साइकिल उड़ा दी या किसी का हिस्सा मिला? सब तुम्हारी ही तरह है ना। अरे लाख बेकार हों, कुछ ना कुछ करते ही हैं। ट्यूशन के मिले, जाते हैं एक जगह सितार सिखाने, हफ्ते में 2 बार, रौब से जसवंत ने कहा और कमीज से अपना चश्मा पोंछने लगा। तब तो दोस्त अपने हिसाब में भी कुछ दिला दो। 35 हैं, 5 ही सही। कसम से बड़ी जरूरत में हूँ। एक वो रखा था शोभा को, सीधा साधा समझकर, सो साला सब चौपट कर गया। बिस्सो के स्वर में प्रार्थना आ गई। चाय तैयार करके 2 कप उनके सामने रखते हुए कहा, एक गिलास अपने लिए उसने नहीं बनाई। मन में बड़ी कड़वाहट थी, इच्छा ही नहीं हुई। इस वक्त नहीं, दे दूंगा बिस्सो बाबू, जल्दी ही। तुम्हारी जल्दी को 3 महीने तो हो गए। वह मुरझा गया। जसवंत और निगम एक दूसरे की आंखों में देखते हुए चाय पीने लगे। दोनों प्लेटों में ढाल ढाल कर पीते रहे। बिस्सो चुपचाप खड़ा सोचता रहा। फिर उसने कुछ नहीं कहा, चवन्नी कान में लगा ली, कहीं दूर देखता रहा। लोगों के लिए जीवन आशीर्वाद बनकर आता है, उसके लिए तो जैसे विषैले धुएं के बादल की तरह घिर उठा है। कितने दिन हो गए उसे, जब से यह बीते हुए कल और आज के बीच की मशीन बनकर रह गया है। वह उसे फुर्सत ही नहीं मिल गई कि सिर उठाकर आने वाले कल को देख सके। आज वह व्यर्थ ही अन्ना से बुरी तरह पेश आया। पता नहीं क्यों उसे इतनी जल्दी क्रोध आ जाता है। जरा वह अपने को दबा नहीं सकता। जिंदगी में आज के अपराध को वह कभी भी नहीं भूल सकेगा, कभी भी नहीं। पता नहीं कहाँ लगी होगी, धकेल दिया, क्रूर नीच। अमल को जाने कहाँ लगी होगी। वह मुझसे गलत क्या कह रही थी आखिर? वह भी बेचारी कब तक चुप रहे? इस अंधेरे का तो शायद छोर ही नहीं, कोई सिरा कोई अंत नहीं। वह आने वाले कल के उजाले के लिए कसमस आती है, तड़पती है, और जब कोई आशा नहीं दिखती तो चीख उठती है। और वह इस इच्छा को दबा देता है, कुचल देता है। पता नहीं यह रोशनी कहाँ है। कौन हिरण्यकश्यप उसे धरती की तरह ले गया है।
हिरण्यकश्यप और बैठे ठाले यह शोभा मोरा। अरे भाई, ये सारी बातें फिर कभी सोच लेना। कब से हम तुम्हें सिगरेट दे रहे हैं बिस्सू बाबू? जसवंत ने कहा तो वह चौंका और उसके हाथ से सिगरेट ले ली। देखकर बोला, ओहो, कैप्स्टन है यार, आज तो मामला कुछ ऊंचा है। तुम चाहे बताओ मत। कागज के एक टुकड़े को अंगीठी में डालकर उसने सिगरेट जलाई। कश खींचकर बोला, आज तो यार अपनी किस्मत खुल गई। मास्टर जसवंत ने सिगरेट पिलाई है। हाथ हिलाकर उसने जलता कागज बुझाकर फेंक दिया। अच्छा बिस्सू बाबू, अब चलें, थोड़ी देर में आएंगे। जसवंत और निगम सिगरेट फूंकते चले गए। बिस्सू अपनी कॉपी उठाकर देखने लगा, जो उधार 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 से भर गई थी। तभी रेस्तरां में झांकता हुआ किशोरी सड़क से जाता हुआ दिखाई दिया। अरे किशोरी भाई, सुनो तो, तुम्हें देखे तो बरसों हो गए। चौंक कर बिस्सू ने पुकारा। किशोरी ने भीतर प्रवेश किया। वह जैसे किसी को खोज रहा था। घुसते ही बोला, बिस्सू बाबू, जसवंत कहाँ है? जसवंत? जसवंत से तुम्हारा क्या? अभी तो गया है। तुम हमारा एक काम करो यार, ये लो चवन्नी और ये लो गिलास। चवन्नी का दूध जरा हमारे घर दे आओ। दूध तो मैं दे आऊंगा, तुम ये बताओ कि जसवंत तो नहीं लाया कुछ यहाँ? उसने घबरा कर पूछा। कुछ? कुछ क्या? वह तो किताबें लेकर आया था, चला गया। उसने चवन्नी को गिलास में डालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। यह अच्छा रहा, वह मेरा यार मुझे एक अंडी की चादर दिलाने वाला था। निगम और वो कल मुझसे रुपए लाए हैं। हैं? बिस्सू बाबू ने उसे देखा और जोर से हंस पड़ा। तो दोस्त, तुम फंसे। तभी तो मैं सोच रहा था कि ये रुपए आए कहाँ से। चाय के पैसे उसने जिंदगी में कभी दिए नहीं। कैप्स्टन सिगरेट। उसने उंगलियों के बीच में दबी सिगरेट दिखाई और धुआं निकल कर बोला, जाओ हाथ धो लो उन रुपयों से। किशोरी की आंखें फटी रह गईं और वह रुआंसा हो आया। मुझे कुल 30 रुपये महीने भर में मिलते हैं। उस निगम ने कहा था कि बहुत बढ़िया चादर है, बस ज़रा इस्तेमाल की हुई है। जसवंत के पास है, 10 रुपये में दिला दूंगा। चादर उसने दिखाई भी थी। वह चादर भी उड़ा लाया होगा कहीं से। बिस्सू बोला, अच्छा ज़रा ठहर, अभी जसवंत आता होगा, तब पूछूंगा तेरे सामने ही। कृतज्ञता के बोझ से दबा हुआ किशोरी गिलास लेकर चला आया। चवन्नी देते हुए एक बार बिस्सू का हाथ कांपा। क्या पता दूध भी यह घर देकर आएगा या नहीं। उसे एक क्षण को लगा जैसे इस युग में, समाज में वह एक विचित्र तरह का आदमी है, जो अपने आप को हर जगह अनफिट पाता है, जो आउट ऑफ डेट है। इन सब के बीच में एक अपरिचित। हर आदमी सिर्फ अपनी ही बात सोचता है, 1 इंच दूसरे की सोचना नहीं चाहता। वही क्यों दूसरे की बातें सोचता है? क्यों उसके भीतर यह कमजोरी है कि वह आदर्श और नैतिकता जैसी चीजों को छाती से चिपकाए हुए है? आखिर यह बुराई और भलाई, आदर्श और नैतिकता सब साक्षेप चीजें ही तो हैं। सब चीजें अपने ही लिए तो हैं। और वह अनमना सा अपना काम करता रहा। शर्मा जी आए, रेखा और नीलांबर आए, कपूर और गोस्वामी आए। सुबह के हर ग्राहक ने जब कुछ खाने की चीजें मांगी तो उसने अत्यंत ही मरे स्वर में मना कर दिया कि ये सब चीजें खत्म हो गई हैं और दे जाने वाला अभी आया ही नहीं है। वह उल्टी सीधी बातें सोचता रहा, घर की बात, किशोरी की बात, अपने आसपास की बात। कभी कभी आने वालों की कोई बात उसका ध्यान भंग कर देती, फिर वह अपने में डूब जाता, नहीं तो मशीन की तरह काम किए जाता। जसवंत चुपचाप आकर बैठ गया। देखो जसवंत, तुम्हारी यह हरकत निहायत ही खराब है। तुम्हें कोई और नहीं मिला? तुमने उस बेचारे किशोरी को 10 रुपए से मार दिया। मैं यार तुमसे इसीलिए डरता हूँ। आज का दिन खाली नहीं जाने दिया ना। मैंने? कौन कहता है? जसवंत तेजी से बोला। मैंने उससे कुछ भी नहीं लिया, मुझे पता भी नहीं। कुछ कहने के पहले पता लगा लिया करो बिस्सो बाबू। किशोरी खुद कह रहा था तुमने कोई चादर देने का वायदा किया था, निगम ने और तुमने। हाँ, चादर देने का वायदा किया था निगम ने, उसे ही मालूम होगा। रुपए उसी ने लिए होंगे। वह साला बदमाश, मुझे उससे क्या। जसवंत उठकर खड़ा हो गया। तुमने नहीं लिए? बिस्सो ने जरा तेज पड़कर पूछा। नहीं, दृढ़ता से वह बोला। तुम साबित करो। फिर लापरवाही से कहा, लिए होंगे तो उस निगम से लिए होंगे।
चादर तो मेरे पास रखी है, रुपए कहाँ से ले लेता? निगम कहाँ है? बिस्सो ने दारोगा की तरह पड़ताल की। वह उसके सामने आ बैठा। मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने तो चौराहे से पान खाकर चला गया था। जसवंत बेंच और मेज के बीच से तिरछा होकर निकलने लगा। खैर, पता तो लग ही जाएगा जसवंत बाबू, लेकिन कहे देता हूँ, ऐसी कोई बात हुई तो दुकान में फटकने नहीं दूंगा। जसवंत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी भवें तन गईं। चुपचाप उतर गया, केवल एक बार उपेक्षा से मुंह मिलाकर। बिस्सू जानता था कि वह कहीं नहीं जाएगा। अभी घूम फिर कर अधिक से अधिक आध घंटे में आ जाएगा। यही उसकी आदत थी। निगम को उसने दरवाजे पर देखते ही कहा, निगम साहब, रुपए दिलवाओ। यार, गरीब अमीर तो सोचा करो। किशोरी को 30 रुपए कुल तनख्वाह मिलती है, उसमें से 10 तुमने झटक लिए। अपनी बेंच को लक्ष्य करके चला जाता निगम एकदम चौंक कर पलटा। रुपए? बनो मत निगम साहब। बिस्सो ने सिर हिलाया। कैसे किशोरी के रुपए? निगम को क्या मालूम? निगम बड़े ठाठ से बैठ गया। उड़ो मत निगम साहब, मुझे सब मालूम है। निगम के हाथ से बीड़ी लेकर खुद पीते हुए उसने कहा, बिस्सो बाबू, तुमने कुछ नशा तो नहीं कर लिया? सुबह से कुछ अजब बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। आज ये चक्कर क्या है? तुम खुद सोचो। खरीदार किशोरी, चीज जसवंत की, फिर उस दाल भात में मूसलचंद निगम कहाँ से आ मरा? ये सब बातें तो यार उससे कहना जो तुम्हें जानता नहीं। तुमने सौदा पटवाया तो तुम्हारा हिस्सा ना हो, ये मैं किसी भी हालत में मान ही नहीं सकता। जसवंत खुद कह रहा था। बिस्सो बाबू ने एक तरह से प्रार्थना की, दे दो यार, क्यों तंग कर रहे हो उस बेचारे को? जसवंत खुद कह रहा था। निगम का ढीला ढाला शरीर एकदम तन कर बैठ गया। साला जसवंत, बदमाश, अब साफ बता दूं तुम्हें, खुद हरामजादा सब रुपए लिए बैठा है, दूसरों पर इल्जाम लगाता है सुअर। निगम खुद उससे रुपए लेने को भटक रहा है। निगम से पूछो उसकी पोल। दसियों साइकिलें इधर से उधर कर चुका है, वरना ये नक्शे सब कहाँ से चलते हैं? तो तुम्हें नहीं मालूम? बड़े आश्चर्य से बिस्सो ने पूछा। वह चकित था। मुझसे तो भाई जसवंत ने ही कहा है। यूं कहने से कुछ नहीं होता। निगम के सामने पूछवाओ, मुंह पर। बाद में तो राजा के बारे में भी लोग उड़ाते हैं, कोई जबान तो रोकता नहीं है किसी की। निगम कड़का। मुंह पर पूछवा दूं? अगर ये बात सच हुई तो क्या जुर्माना दोगे? बिस्सो ने भी तेजी से कहा। जुर्माना? निगम जरा ढीला पड़ गया। जो तुम्हारे मन आए सो करना। हाँ, उसके चाय सिगरेट का गुनाहगार तो निगम जरूर है। उसे हिस्सा समझ लो या कुछ और। तो फिर इतना तेज क्यों बढ़ते हो? अभी सब पता चला जाता है। जसवंत आ ही रहा होगा, तुम्हें तो पता ही होगा कहाँ गया है। निगम से मतलब? चौराहे के बाद पता नहीं किधर निकल गया। निगम लगा फिरता है उस लफंगे के साथ, जिधर मुंह उठा चल दिया। अपना धंधा पानी करने गया होगा, बैंक या राशनिंग दफ्तर में। निगम बोला, फिर दांतों से नाखून कुतरते हुए बड़बड़ाया। इस तरह से बदनाम करेगा तो निगम साले से बात नहीं करेगा आगे से। तुम कसम से कहते हो? बिस्सो ने फिर पूछा। निगम के हाथ में ये अग्नि है। उसने बीड़ी दिखाई और उसका गुल झाड़ दिया। दोनों टांगों को उठाकर उसने मेज पर फैला दिया और पीछे पीठ टिकाकर अधखुली आंखों से बीड़ी फूंकने लगा, जैसे इन सब तुच्छ बातों से उसे कोई मतलब नहीं है। यार, तुम लोगों ने उस गरीब को मार डाला। बिस्सो ने परेशानी से कहा। अरे, ऐसे लोगों पर तो दया कर दिया करो। निगम फिर तड़प कर उठा झटके से। यार बिस्सो, यही तो तुम में सबसे बुरी आदत है, किसी का विश्वास नहीं करते। निगम जबान से ही तो कह सकता है, सिर काट कर तो नहीं रख सकता ना। इससे ज्यादा निगम क्या अपनी जान निकाल कर रख दे? बैठा है, आने दो जसवंत को भी, अभी मुकाबला हुआ जाता है। फिर अपनी पहली वाली स्थिति में हो गया और स्वकथन के रूप में बोला, लुच्चे साले बदनामी करते फिरते हैं, किसी भले आदमी को रहने नहीं देंगे दुनिया में। बिस्सू चुपचाप बैठा रहा। फिर अपनी अलग बीड़ी अंगीठी से जलाकर दरवाजे पर खड़ा होकर सड़क को देखने लगा। भूरे लाल कंधे और कैंची फटकारते हुए किसी के बाल बना रहे थे। कैंची और जुबान साथ साथ समान गति से चल रही थी। कभी कभी कैंची को पिछड़ना पड़ता था और हाथ रोककर वे अपनी बात सुनाने लगते थे। वहीं खड़े खड़े उसने कहा, अच्छा निगम साहब, एक काम करो, दुकान बंद करने वाले उन तख्तों के पीछे चले जाओ। जसवंत आ रहा है, मैं तुम्हारे सामने का हिलाए देता हूँ।
निगम क्या किसी से डरता है? और निगम सचमुच एक और रखे दुकान बंद करने वाले तख्तों के पीछे जा बैठा। अबे वहां तो बीड़ी मत पी, धुएं से समझ जाएगा, बिस्सो ने धीमे से गुड़का। निगम ने बीड़ी घिसकर बुझा दी। जसवंत को देखकर बिस्सो ने कहा, कहो जसवंत बाबू, कहाँ की विजिट दे आए? जसवंत सिर झुकाए सुस्त और उदास चला आ रहा था। विजिट को कहाँ विलायत जाना था, वही रोड इंस्पेक्टरी कर आए, सड़कों का नापना, निराज स्वर में जसवंत ने कहा और उसकी बगल से निकलकर भीतर आ गया। बिस्सू दरवाजे पर ही खड़ा था, भीतर की तरफ मुड़ आया। जसवंत ने एकदम से सिर झटके से उठाकर कहा, बिस्सो, एक कप चाय नहीं पिलाओगे? भाई कुछ तो रहम करो मुझ पर, आखिर मैं भी तो कहीं से तो खाऊंगा ही ना। तुम्हें मिलेगी पहली तनख्वाह तो मुझे पकड़ा नहीं दोगे? फिर एकदम विषय बदलकर बोला, किशोरी बेचारे को तुमने पीस डाला ना? मैंने? जसवंत तन गया। सहने की अब हद हो गई है बिस्सो बाबू, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी ही एक दुकान जरा बैठने की जगह है, सो कहो वहां भी ना आया करूं? रुपए निगम डकार गया, खींचातानी मुफ्त में मेरी हो रही है। यार अजब उलझन है, निगम कहता है रुपए तुम ले गए, तुम कहते हो निगम। रुपए आखिर क्या फरिश्ते ले गए? बिस्सो सिर खुजलाने लगा। फरिश्ते नहीं बिस्सो बाबू, रुपए ले गया है वह जिसने किशोरी से लिए हैं। जसवंत बोला, निगम निगम निगम, मैं उसके मुंह पर कहूंगा? बदमाश साले रस्कल। निगम साहब का आदाब अर्ज लीजिए जसवंत बाबू। बड़े लखनवी ढंग से छाती के पास पंजा हिलाकर सलाम करते हुए चतुरता से मुस्कुराता निगम तभी तख्तों के पीछे से बाहर निकल आया, जैसे डिब्बा खोलते ही स्प्रिंग के सहारे दाढ़ी वाले बुड्ढे का खिलौना निकल आता है। जसवंत एकदम फक रह गया, उसका मुंह खुला और आंखें जैसे फटी रह गईं। सारी तेजी खत्म हो गई। फिर एकदम संभल कर बोला, तो जनाब यूं छिपे, ये मेरे पीछे क्या पुछल्ला लगा दिया यार? साफ क्यों नहीं कह देते कि 5 रुपए गटक गए हो? अभी तो बिल्कुल मुकर गए थे, अब 5 पर आ गए। निगम अपने पेटेंट स्थान बेंच पर आ जमा। विजेता की मुस्कान से उसका चेहरा खिला था। बिस्सो आश्चर्य से दोनों के चेहरों की ओर देख रहा था। वह कल्पना कर रहा था कि दोनों में अब कुश्तम कुश्ता होगी। अब इस नाटक को देखकर बुरी तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा। अभी तो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह गालियां दे रहे थे, कस्में खा रहे थे, और अब मिलते ही मान गए कि उस बेचारे से छीन कर आधा आधा खा गए हो। फिर हंसना बंद करके बोला, मैं तुम्हारी दोनों की नस नस जानता हूँ, लाओ निकालो सारे पैसे बाएं हाथ से। और जसवंत बाबू, वो चदरा किसका था जिसका सौदा हुआ था? दोनों ने हारे हुए जुआरियों की तरह कुछ नोट और पैसे निकाल कर मेज पर रख दिए। बिस्सो गिनने लगा। अब छोड़ो भाई, ये किस्सा खत्म कर दो, झेंपते हुए खुशामद के स्वर में जसवंत ने कहा, और दोनों ने दो तरफ मुंह फेर लिया। एक बार आंखें मिली, लेकिन हंस दोनों में से कोई नहीं सका। बिस्सो गिनता रहा, लेकिन ये तो 9:30 ही है। बिस्सो ने गिना, सिर उठाकर पूछा, तुम्हारे यहाँ चाय पी ली, सिगरेट और पान खा लिए? अभी सुबह ही तो लिए हैं। जसवंत के स्वर में क्षमा याचना ध्वनित हो रही थी। अच्छा खैर, लेकिन दोस्त, घर वालों को निशाना मत बनाया करो। और उसने पैसे स्वेटर के नीचे जेब में डाल लिए, अंगीठी के पास आ गया। तीनों चुप थे। निगम बेंच पर दीवार से पीठ टिकाकर बैठा काली छत ताक रहा था। लोहे के मूड़े पर बैठा जसवंत दोनों कोहनियां मेज पर टिकाए, हथेलियों पर ठोड़ी रखे, पपड़ाए होंठों पर उंगली सहलाता हुआ एक टक मेज को देख रहा था। केतली चढ़ाकर बिस्सो बाबू चुपचाप कान कुरेद रहा था। तीनों इस तरह चुप थे जैसे वर्षों से कोई किसी से नहीं बोला हो, जैसे वो युगों से इसी तरह बैठे सोचते रहे हों। पहले बिस्सो थोड़ी देर तो उन दोनों की चालाकियों पर मन ही मन हंसता रहा, लेकिन जैसे जैसे क्षण पर क्षण बीतते जाते वह कभी कभी आंख उठाकर देख लेता और उसके हृदय में इन दोनों के प्रति न जाने क्यों एक अनजान करुणा, कोमलता और ममता उमड़ती चली आ रही थी कि नासमझ बच्चों की तरह दोनों को छाती से लगाकर समझा दे, उनके आंसुओं को पोंछ दे। वे बेचारे भी आखिर करें तो क्या? कब तक बेकारी और नैतिकता के संघर्ष को सहते रहें? यदि वास्तव में किशोरी से उसका इतना घनिष्ठ संबंध न होता तो वह फिर सारे पैसे उन्हें वापस लौटा देता।
एक गहरी सांस लेकर अचानक जसवंत उठा। अच्छा बिरसी बाबू, चलें अब? बैठो, तुम्हारे लिए चाय बन रही है। कुछ स्नेह की आत्मीयता से उसने कहा। पैसे नहीं हैं। जसवंत का स्वर बड़ा निरीह था। निगम ने वहीं बैठे हुए गर्दन घुमा कर देखा। उसकी आंखों में कातर द्रवता उतर आई थी। देखी जाएगी। उसने 3 कप का पानी छान दिया, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और एक कप वापस केतली में उलट दिया। 2 कप चाय बनाकर दोनों के सामने रख दी। निगम सीधा हो गया। दोनों प्लेटों में डाल डाल के पीने लगे। बिस्सो बाबू खड़ा खड़ा बीड़ी पीता रहा। क्या चूहे बिल्ली का सा खेल है? जरा चूके तो गए। कोड़ा जमालशाही खेल में पकड़ लिए गए तो हार गए, नहीं तो दांव चल ही रहा है आखिरी दम तक। हंसी भी आती है और झुंझलाहट भी। तभी एक कल्पना बिस्सो बाबू के मन में स्वतः साकार हो उठी। सर्कस में शेर चीतों के साथ खेलने वाले की स्थिति में वह रह रहा है। कितना खतरनाक होता है खेल। उन खौफनाक जानवरों का जरा भी ऐसा वैसा रुख देखा कि छाए से हंटर फुपकारा। घात लग गई तो लेग गार्ड्स पर दांत मार दिए, वरना पालतू कुत्तों की तरह घूमते रहे। ये सब क्या हैं? कौन हैं जिनके बीच में वह रहता है? वह जरा सा चूक जाए तो बोटी बोटी नौच ले जाए, नहीं तो अपनी कोई हरकत पकड़े जाने का गम नहीं, शर्म नहीं, फिर लगेगा दांव। एक तो कर गया चोट। और बिस्सो बाबू इसमें से किसे नहीं जानता? निगम को नहीं जानता, जसवंत को नहीं जानता, कक्कड़ को नहीं जानता। हर समय होने वाला द्वंद्व उसके मन में फिर जाग उठा कि इन सब को एक ही बार मना कर दे। उसकी दुकान बदनाम होती है। उसे याद आया, उसके दोस्त मिस्त्री ने कहा था, ऐसे लोगों को तुमने नहीं रोका ना बिस्सो, तो देख लेना कोई भला आदमी फटकेगा नहीं। इनमें से हर आदमी कब वारंटी हो जाएगा कोई नहीं जानता। किसी ने भी उसका नाम झूठे कोई ले लिया तो पुलिस वाले नाक में दम कर मारेंगे। उन्हें तो बस बहाना चाहिए। लेकिन फिर उसकी दुकान चले कैसे? ग्राहक कौन हो? यही तो 2-4 लोग हैं, कुछ ना कुछ तो चुका ही देते हैं। अच्छा बिस्सो बाबू, माफ करना आज की गलती की। निगम ने दांत निपोर कर कहा और दोनों सिर झुकाए पिटे से बाहर निकल गए। बिस्सो बाबू हिसाब लिखने लगा। बिस्सो बाबू, मेरे पैसों का क्या हुआ? एकदम आते ही किशोरी ने पूछा। पैसे रखे हैं। अब? बिस्सो ने कुटिलता से उसकी ओर देखकर कहा। दोनों खा पी गए बेटा, अब ठंडक में सो जाओ जाकर। किशोरी का उतरा हुआ चेहरा और मुरझा गया। सिर झुका लिया। बिस्सो बाबू, मैं मर जाऊंगा। मैंने चादरे के लिए पैसे दे दिए थे इसलिए कि रात को ओढ़ बिछा लूंगा, दिन में बदन पर लपेट लूंगा, सारे कपड़ों का काम देगा। आगे उसका स्वर घुट गया। ले, पहले तो दे मरा, अब रोता क्यों है? खबरदार जो बिना पूछे अब किसी और को कुछ दिया। बिस्सो बाबू स्वेटर के नीचे हाथ डालकर जेब से पैसे निकालने लगा। दोनों की बातों का ध्यान कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सब? पूरे? उमंग कर एकदम किशोरी ने पूछा। उसकी आंखें जैसे चमक उठी। बिस्सो बाबू, तुमने मुझे बचा लिया। बिस्सो का जेब से पैसा निकालता हुआ हाथ वहीं रुक गया। उसने एक क्षण किशोरी की उसके प्रति कृतज्ञता और विश्वास से चमकती हुई आंखों में देखा, उत्सुक मुख मुद्रा को देखा और उसके मुंह से निकल गया, हाँ सब, लेकिन बताए देता हूँ, आज से फिर किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। बिस्सो उस घटना का खूब रस लेकर नाटकीय वर्णन सुनने जा रहा था, लेकिन अब चुप हो गया। अपने पैसों में से मिलाकर उसने पूरे 10 रुपए किशोरी के हाथों में रख दिए, आज दोपहर की कमाई सहित। उसकी जेब में अब 2 पैसे शेष थे, लेकिन चेहरे पर बड़प्पन था। उसने कहा, बड़ी देर लगा दी, जरा पहले आता तो बड़ा मजेदार तमाशा दिखाता। बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता से किशोरी ने पैसे गिनकर जेब में रख लिए। फिर जैसे उससे सहानुभूति दिखाते हुए बोला, बिस्सो बाबू, भाभी से तुम लड़ आए हो? क्यों? पहले दूध लेती ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लिया, रो पड़ी, वहीं तो लग गई इतनी देर। 2 घाघों से रुपए निकलवा लेने की सारी प्रसन्नता और किशोरी को बचाकर सहायता करने का सारा बड़प्पन जैसे झटके से उड़ गया। बिस्सो बाबू एकदम सुस्त हो गया। अन्ना के प्रति आज का व्यवहार, जरूर घर में वह भूखी बैठी होगी और यहाँ जानबूझकर उसने भी तो चाय की एक बूंद गले से नीचे नहीं जाने दी है। यह बेचारी क्या कह रही थी? यही तो कह रही थी
कि इस ढाई आने से अमल के लिए दूध आएगा। उसने समझाना चाहा था कि अगर इन पैसों का अमल के लिए दूध आ गया तो आज दुकान का काम कैसे चलेगा। सुबह ही जो 2-4 ग्राहक आते हैं, देर हो गई तो लौट जाएंगे, इसलिए अच्छा हो कि वह उसे जाने दे। और पैसे आते ही अभी वह 2 मिनट में दूध भेजता है। पर अन्ना को तो जैसे जिद आ गई थी कि नहीं, दुकान चाहे चले चाहे ना चले, इसका तो अमल का दूध ही आएगा। काफी देर वाद विवाद हुआ और आखिर दुकान को देर हो जाने की झुंझलाहट में वह उसे जोर से धकेल कर दुकान की ओर चला आया था। और अब दिन भर की कमाई किशोरी को पकड़ा दी। कातर करुणा का एक फव्वारा सा जैसे उसके भीतर फूट पड़ने को मचल पड़ा। एक धुंध और धुआं। शोभा जो कुछ ले गया है उसका नुकसान फिर उसकी आंखों के आगे कभी ना पूरी की जा सकने वाली कमी की तरह लगा। उसे लगा इन मुसीबतों और उलझनों से वह पार नहीं पा सकेगा, नहीं पा सकेगा, और एक दिन यूं ही अनजान सा सांस तोड़ देगा। बिना किशोरी की बात का जवाब दिए वह शोकेस इत्यादि बाहर से उठा उठा कर भीतर रखने लगा। बिना बोले ही किशोरी ने भी सहायता कराई। सब सामान उल्टा सीधा रख कर 2 लोटे पानी अंगीठी में डाल जल्दी से दुकान के तख्ते लगाए और किशोरी को वहीं छोड़कर चल दिया, निर्लक्ष्य, दिग्भ्रांत सा, निरुद्देश्य। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।